स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, जो प्लांट ब्रीडिंग के हमारे पास स्टेप्स में आता है। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ये वो एक मेथड है किसका? क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम जानेंगे हाइब्रिड किसको कहते हैं। देखो, जो भी हम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं किसके रिजल्ट से, जब हम क्रॉस करते हैं दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। व्हाट इज हाइब्रिड? इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। अगर ये हाइब्रिड यानी जो फॉर्मेशन है, हाइब्रिड की प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस आर्टिफिशियल हो या ये प्रोसेस नेचुरल हो, और यहाँ पर यानी जब हमारे पास हाइब्रिड बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब भी हम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, जब भी हम क्रॉस करेंगे दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, और इस हाइब्रिड फॉर्मेशन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड बाय क्रॉसिंग टू इंडिविजुअल्स ऑफ अनलाइक जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जहाँ पर हम कंबाइन करते हैं कैरेक्टर्स अलग अलग प्लांट्स के। और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये चेंज नहीं करते हैं जेनेटिक कंटेंट्स ऑर्गेनिजम्स के, बल्कि ये प्रोड्यूस करते हैं नए कॉम्बिनेशन जीन्स की। क्या कहा मैंने? प्रोडक्शन हाइब्रिड की, जहाँ पर हम क्रॉस करेंगे दो इंडिविजुअल्स को अनलाइक जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जहाँ पर हम कंबाइन करते हैं कैरेक्टर्स अलग अलग प्लांट्स के, और हाइब्रिडाइजेशन जो है चेंज नहीं करता है जेनेटिक कंटेंट ऑर्गेनिजम्स का, बल्कि ये प्रोड्यूस करता है नए कॉम्बिनेशन जीन्स का। पहली बार पहला नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन जो है रिकॉर्ड किया गया किसके ज़रिए से? उसका नाम था कॉटन मैथर 1716 इन कॉर्न। और इसी तरीके से पहली फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटरस्पेसिफिक प्लांट हाइब्रिड जो है प्रोड्यूस किया किसने? उसका नाम था थॉमस फेयरचाइल्ड इन 1717 और इसको कॉमनली हम कहते हैं फेयरचाइल्ड म्यूल। सो व्हाट आई सेड, मैंने कहा पहली हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन रिकॉर्ड की गई किससे? कॉटन मैथर से। और पहली आर्टिफिशियल इंटरस्पेसिफिक प्लांट हाइब्रिड जो है प्रोड्यूस किया थॉमस फेयरचाइल्ड ने। इवन हाइब्रिडाइजेशन जो है पहली बार प्रैक्टिकली यूटिलाइज की गई कहाँ पर? क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। किसके ज़रिए से? क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। इसको एक जर्मन बॉटनिस्ट ने जिसका नाम था जोसेफ कॉरेटर इन 1760। सो बेटा, क्या कहा मैंने? हाइब्रिडाइजेशन जो है पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकली यूटिलाइज की गई क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। किसने? जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था जोसेफ कॉरेटर इन 1760। लेकिन बाद में मेंडल के बाद, यानी मेंडल आने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक की मेथड हो गई, की मेथड बन गई हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। आज हम देखते हैं मोस्ट कॉमन मेथड जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ से हमें वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप वेराइटीज़ मिलते हैं। और वो कौन सी वेराइटीज़ कैसे मिलती हैं? वो ही ये मेथड है जिस मेथड को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, हम to artificially create a variable population for the selection of types with desired combination of characters, to combine the desired characters into a single individual, and to exploit एंड यूटिलाइज द हाइब्रिड वेराइटीज़। यानी इसका मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम आर्टिफिशियली क्रिएट करें वैसे वेरिएबल पॉपुलेशन जहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स की, या हम कंबाइन करेंगे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर, फिर उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे और यूटिलाइज करेंगे उन हाइब्रिड वेराइटीज़ को। सो क्या है हमारे पास फिर?
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसको हम कहते हैं इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है? ये क्रॉस होता है, यानी क्रॉसेस आर मेड बिटवीन द प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटी। यानी इंट्रावेराइटल में क्रॉसेस हम करते हैं किन के दरमियान? बिटवीन द प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटी। दूसरा जो है इंटरवेराइटियल और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हम क्रॉस किन को करते हैं? क्रॉसेस आर मेड बिटवीन प्लांट्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट वेराइटीज। यहाँ पर हम इंटरवेराइटियल में हम क्रॉस करते हैं दो प्लांट्स के दरमियान, लेकिन जिनकी अलग अलग वेराइटीज होंगी। तीसरा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक hybridization or intragenic hybridization means the crosses are made between two different species of same genus। यहाँ पर हम क्या करते हैं? crosses are made between two different species of same genus। यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज मगर सेम जीनस होता है। और चौथा जो है हमारे पास उसको कहते हैं इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं कुछ जीन्स फ्रॉम वन स्पीशीज इनटू द जीनोम ऑफ अदर स्पीशीज। और ऐसे वाले जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो उसको कहते हैं इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन, यानी वेयर वी आर ट्रांसफरिंग सम जीन्स फ्रॉम वन species into the genome of other species, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन। द लास्ट वन जो है उसको कहते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन और वाइड क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है? क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस और डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली। यानी यहाँ पर हम क्या कहते हैं? क्रॉस होता है। क्रॉस किन के दरमियान? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस और डिफरेंट जेनरा ऑफ द सेम फैमिली, और उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या वाइड क्रॉसिंग। इवन हम इसको डिस्टेंट क्रॉसेस भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर, किस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन किसको हम कहते हैं? अब क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉर ब्रिंगिंग देयर ट्रेट्स टुगेदर इन द प्रोजेनी। यानी जहाँ पर हम क्रॉस करते हैं यानी हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास हमें पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। फिर हमें उनको सेल्फिंग करनी है, यानी सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स और आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा जो है इमैस्कुलेशन। चौथा बैगिंग। फिफ्थ वन टैगिंग। सिक्स्थ क्रॉसिंग। सेवेंथ हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग द एफ सीड्स यानी F1 जनरेशन और रेजिंग द F1 जनरेशन। सो क्या कहा मैंने? कितने स्टेप्स हमारे पास है, क्या क्या प्रोसीजर हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन के? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के टोटल 7 स्टेप्स है। पहले हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, उसके बाद इमैस्कुलेशन करेंगे, उसके बाद बैगिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे, फिर उनको क्रॉस करेंगे, फिर उनको हार्वेस्ट करेंगे और साथ ही में उन्हीं सीड्स को स्टोर करेंगे, फिर रेज करेंगे हम F1 जनरेशन। अब हम सबसे पहले एक एक करके इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को, लेकिन किस बुनियाद पे? यहाँ पर हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करते हैं जिनके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स है, यानी हम वो पेरेंट्स को चुनेंगे, उन पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी जो हमारी इंटरेस्ट होंगे। सारे डिज़ायर्ड ट्रेट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए न्यू क्रॉप वेराइटी उनको हम सेलेक्ट करेंगे। यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स डिपेंड अपॉन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रीडिंग, यानी जो हमारे मकसद के हिसाब से, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ब्रीडिंग का, उस हिसाब से हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। और पेरेंटल प्लांट मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लोकल एरिया एंड आर सपोज टू बी द बेस्ट सूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। हमें क्या करना चाहिए? पेरेंटल प्लांट जो है वो हमें सिलेक्ट करना चाहिए लोकल एरिया से ही, क्योंकि ये माना जाता है वो अच्छा सूट होता है क्लाइमेटिक यानी लोकल कंडीशंस का। सो यहाँ पर हमारे पास प्राइम रिक्वायरमेंट है हाइब्रिडाइजेशन की कि हम सिलेक्ट करें दो पेरेंट, यानी एक मेल और एक फीमेल,
जिनके पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिजायर्ड characters. Desired characters depends upon the aim and objective of the breeding. Next step जो है उसको हम कहते हैं सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन यानी आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन. और इन्हीं सिलेक्टेड पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं यानी इन्हीं सिलेक्टेड प्लांट्स को हम क्या करते हैं, इन्हीं सिलेक्टेड प्लांट्स जैसे हमारे पास पेरेंट्स को इनको हम अलाउ करते हैं, वो क्या करेंगे, सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे ताकि वो क्या लाएंगे, होमोजाइगोसिटी ऑफ ए डिजायर्ड ट्रेट. यानी इट इज एसेंशियल फॉर इंड्यूसिंग होमोजाइगोसिटी फॉर एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड ऑब्टेनिंग इनब्रीड. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टेड पेरेंट्स को यानी सिलेक्टेड प्लांट्स को एज ए पेरेंट उनको अलाउ करेंगे ताकि वो सेल्फ ब्रीडिंग करे, ताकि हमारे पास क्या मिलेगी, होमोजाइगोसिटी मिलेगी उस ट्रेट की. तीसरा जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन किसको हम कहते हैं, ये तीसरा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन का. और हमारे पास जो भी हमारे पास इमैस्कुलेशन हम कहते हैं, ये हमारे पास इमैस्कुलेशन को रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट बिफोर दे बर्स्ट एंड शेड देयर पोलन्स. यानी यहाँ पर इमैस्कुलेशन हम कहते हैं जहाँ पर हम रिमूव करते हैं स्टेमन्स को फीमेल पेरेंट से बिफोर दे बर्स्ट और शेड देयर पोलन्स. या हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बिफोर एंथर्स मैच्योर, उसको भी हम इमैस्कुलेशन कह सकते हैं. और यहाँ पर इमैस्कुलेशन इसलिए की जाती है ताकि ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाए. क्या कहा मैंने, इमैस्कुलेशन मतलब हुआ रिमूवल ऑफ स्टेमन्स और एंथर्स और किलिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग इन एनी वे द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यानी हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर एंथर्स को किल करना है या एंथर्स को रिमूव करना है, लेकिन इफेक्ट नहीं होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को. सो यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स के अंदर इमैस्कुलेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाइसेक्चुअल प्लांट्स में यहाँ पर हमारे पास इमैस्कुलेशन ज़रूरी है. सो लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हमारे पास इमैस्कुलेशन के टाइम पे जहन में रखने होते हैं. और इसमें हमारे पास पहला है जिसको हम कहते हैं हैंड इमैस्कुलेशन और फोर्सिप और सीजर मेथड. हैंड इमैस्कुलेशन और फोर्सिप और सीजर मेथड, इस मेथड में हमारे पास जनरली हम उन प्लांट्स में करते हैं जिनके फ्लावर्स बड़े होते हैं. इस मेथड से हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड करोला जो है सिलेक्टेड फ्लावर्स का उसको हम ओपन करते हैं और वहाँ से एंथर्स को केयरफुली रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइन टिप फोर्सिप. यानी फोर्सिप की टिप से हम उसको बाहर निकाल देते हैं. सो क्या कहा मैंने, इमैस्कुलेशन को हुआ रिमूवल ऑफ स्टेमन्स और एंथर्स और द किलिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर विदाउट affecting in any way the female reproductive organs. और इसके लिए हमारे पास मेथड्स है. एक मेथड जो है उसको कहते हैं हैंड इमैस्कुलेशन और फोर्सिप और सीजर इमैस्कुलेशन. ये हम बड़े फ्लावर्स में करते हैं जहाँ पर हम करोला को आराम सिलेक्टेड फ्लावर के करोला को खोलते हैं और वहाँ से एंथर्स को निकाल देते हैं. लेकिन इसमें हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी है. यानी फ्लावर शुड बी सिलेक्टेड एट अ प्रॉपर स्टेज. यानी ये हैंड इमैस्कुलेशन करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है. यानी हमें फ्लावर को उस प्रॉपर स्टेज पे सिलेक्ट करना है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो. स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव एंड एंथर्स शुड नॉट हैव डेहिसिड. यानी यहाँ पर जो है एंथर्स नहीं गिरे होने चाहिए, स्टिग्मा भी जो है रिसेप्टिव होना चाहिए और सारे एंथर्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर विदाउट ब्रेकिंग. यानी हमें ब्रेक करने के बगैर सारे एंथर्स को रिमूव करना है और स्टिग्मा और ओवरी का खास ख्याल रखना है, उनको हमें डैमेज नहीं करना है. दूसरा मेथड जो है उसको कहते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेथड. हम रिमूव कर सकते हैं स्टेमन्स को विद द हेल्प ऑफ फोर्सिप. जो है डिफ़िकल्ट हैं छोटे छोटे फ्लावर्स में, हमने तो बड़े फ्लावर्स में किससे हैंड इमैस्कुलेशन या फोर्सिप से निकाला, लेकिन जो छोटे फ्लावर्स हैं उनके अंदर तो मुश्किल है. जैसे हमारे पास कुछ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है, जैसे
बाजरा है, जौहर है, उनमें इमेस्कुलेशन हम कैसे करते हैं, हम डिप करते हैं उन फ्लावर्स को हॉट वाटर में कुछ ड्यूरेशन के लिए, यानी 1 से 10 मिनट तक हम उनको गर्म पानी में डाल देते हैं। और इस मेथड से हमारे पास जो है गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम हॉट टेम्परेचर में रह सकता है, लेकिन एंथर्स उस टाइम पे किल हो जाते हैं। जब एंथर्स उस टाइम पे किल हो गए, हमारे पास गाइनोशियम रह गया, तो इस मेथड से भी हम इमेस्कुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली हम इमेस्कुलेशन कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट से करते हैं, जैसे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर भी किल करता है पोलन ग्रेन्स को और वो भी डैमेज नहीं कर सकता है गाइनोशियम को। जैसे हमारे पास राइस के अंदर 0 to 6 डिग्री टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है ताकि हम पोलन ग्रेन्स को किल करें। उसके बाद हमारे पास और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं अल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड। अल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड जो है कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है इमेस्कुलेशन के लिए, क्योंकि जो ड्यूरेशन जो है हमारे पास ट्रीटमेंट की, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हमारे पास ज़रूरत होती है। तो इसमें हमारे पास फ्लावर्स या और इनफ्लोरेसेंस जो है इमर्स कर सकते हैं अल्कोहल में, और एक सूटेबल कंसंट्रेशन के हिसाब से थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आराम से पोलन किल हो सकते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स अपार्ट फ्रॉम हैंड इमेस्कुलेशन? जो माइन्यूट फ्लावर्स है उनको हम या हॉट वाटर ट्रीटमेंट से या कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट से या अल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड से कर सकते हैं। उसके बगैर हमारे पास और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सक्शन मेथड। ये जो है एक मैकेनिकल मेथड है और ये सूटेबल होता है क्रॉप्स हैविंग माइन्यूट फ्लावर्स, यानी दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ माइन्यूट फ्लावर्स के लिए हमारे पास इमेस्कुलेशन में मदद करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है हम अप्लाई करते हैं उस तरीके से कि खाली एंथर्स तक हो जाते हैं, बाकी पार्ट्स फ्लावर्स के जैसे जो है गाइनोशियम वो वहीं पे रहता है। लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, इस मेथड से हम खाली 10 to 15% सेल्फ पॉलिनेशन इससे हो जाती है। हाउएवर इन दिस मेथड 10 to 15% सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक है इस सक्शन मेथड का। सक्शन मेथड में हमने क्या कहा, ये वो मैकेनिकल मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, सूटेबल क्रॉप्स, ये सूटेबल होता है माइन्यूट फ्लावर्स के लिए। इस मेथड में हम एक अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है अप्लाई करते हैं उस तरीके से जहाँ से एंथर्स को हम खाली सक करते हैं, लेकिन गाइनोशियम वहीं पे रहते हैं। और नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम कहते हैं मेल स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मेथड्स। ये हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में देखा हुआ है कि कंपेटेबिलिटी होना ज़रूरी है, यानी कंपेटेबल पोलन्स, कंपेटेबल एंथर्स यानी स्टिग्मा पे होना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज वही पोलन ट्यूब बना सकता है। यहाँ पर हमारे पास इमेस्कुलेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेल स्टेराइल प्लांट्स को, और कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स को भी, जैसे सॉर्गम है या ऑनियन है, बार्ली है, उसमें एंथर्स आर स्टेराइल एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी वायबल पोलन। इस तरीके से इनकम्पेटेबिलिटी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, मेल स्टर्लिटी और यानी इमेस्कुलेशन करने के लिए हम मेल स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके बगैर हम केमिकल गैमेटोसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल गैमेटोसाइड्स यानी कुछ केमिकल्स जो है कैपेबल हो सकते हैं, वो कॉज करेंगे मेल स्टर्लिटी जब उनको फ्लावर पे स्प्रे किया जाता है, जैसे NAA यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड, या हमारे पास ट्राइबेंजोइक एसिड। ये हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम स्प्रे कर सकते हैं इमेस्कुलेशन से पहले, यानी इमेस्कुलेशन करने से पहले, यानी हम उनको स्प्रे कर सकते हैं ताकि वहाँ पर क्या करे, वो मेल स्टर्लिटी करे। समझ आया? सो अब ये जो सारे मेथड्स थे ये किसके मेथड्स थे, इमेस्कुलेशन के मेथड्स थे। सो पहला वाला हमने क्या किया, हमने पहला वाला सिलेक्शन की पेरेंट्स की, उसके बाद हमने सेल्फिंग की, उसके बाद हमने इमेस्कुलेशन की, और इमेस्कुलेशन को करने के लिए हमने ये मेथड्स किए, चाहे हैंड से, वाटर से, कोल्ड वाटर से, अल्कोहल से, सक्शन से, या कंपेटेबिलिटी इनकम्पेटेबिलिटी मेथड, या केमिकल गैमेटोसाइड्स। उसके बाद जब हमने इमेस्कुलेशन किया उसके बाद हम सारे
उन इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को क्या करेंगे हम, उनको हम बैग में डालेंगे, उसको हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, यानी इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर इमीडिएटली कवर्ड बाय पेपर, प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स, ताकि उसको हमारे पास कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स या इनफ्लोरेसेंस, उनको हम पॉलिनेशन ना हो जाए, या कोई फॉरेन पॉलिसी ना कोई फॉरेन पोलन ग्रेन ना आए, या हमारे पास जो है कंटामिनेशन ना हो किसी फॉरेन पोलन ग्रेन से, इस तरीके से। इसीलिए हमें ज़रूरी है इन इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को या इनफ्लोरेसेंस को इमीडिएटली हम क्या करते हैं, बैग में डालते हैं। ये बैग जो है पेपर का हो सकता है, बटर पेपर या गिलास साइन या फाइन क्लोथ का भी हो सकता है। और बटर पेपर या वेजिटेबल पार्चमेंट बैग्स जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स को हमारे पास अलग अलग सेपरेट बैग्स में डालना है, ताकि कंटामिनेशन ना हो मेल फ्लावर्स को और क्रॉस पॉलिनेशन ना हो फीमेल फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, जो ही हमने बैगिंग की उसके बाद हमें इनको टैग करना है। टैग किसको कहते हैं, यानी इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टैग्ड, यानी इनको कोई नाम देना है, इनको कोई टैग नेम रखना है। बैगिंग के बाद इनको तो पता होना चाहिए ये कौन सा है, सो यानी टैगिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो है ये ब्रीफ होनी चाहिए, लेकिन कुछ होना चाहिए, यानी नंबर रेफरिंग टू द फाइल रिकॉर्ड, हमें किस फाइल में ये लगाना है उसका नंबर, और किस दिन की इमेस्कुलेशन की, और किस दिन हमने इनकी क्रॉसिंग की, और नेम ऑफ द फीमेल पेरेंट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अ क्रॉस साइन यानी एक्स, एंड देन मेल पेरेंट यानी सी इंटू डी डिनोट सी इज द फीमेल पेरेंट एंड डी इज द मेल पेरेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो टैगिंग के टाइम हमें क्या करना है, यूज़ करने हैं। टैगिंग किसको कहते हैं, यानी हमें इसको लेबल करना है। लेबल करने के लिए हमें नंबर रेफर करना है किस फील्ड के रिकॉर्ड का, और इमेस्कुलेशन किस दिन हो गई, डेट ऑफ क्रॉसिंग क्या है, और नेम ऑफ द फीमेल पेरेंट जो है हम पहले लिखेंगे फॉलोड बाय द क्रॉस, और मेल पेरेंट को हम कैसे, जैसे सी इंटू डी, सी डिनोट करता है फीमेल पेरेंट, डी डिनोट करता है मेल पेरेंट। जो ही हमने टैगिंग की उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग जो है इसका 6 स्टेप है। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द जेनेटिकली अनलाइक प्लांट्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं आर्टिफिशियली इनको, जो अनलाइक जेनेटिकली अनलाइक प्लांट्स थे। उसके बाद यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है, मैच्योर, फर्टाइल और वैल्यूएबल पोलन जो हमारे पास मेल पेरेंट्स है वो हम कहाँ पे रखेंगे, ऑन ए receptive stigma of emasculated flowers to bring about pollination। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा 6th स्टेप है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे जेनेटिकली अनलाइक प्लांट्स के दरमियान। इनमें हम इस मेथड में हम मैच्योर, फर्टाइल या वैल्यूएबल पोलन्स ले लेंगे मेल पेरेंट से, और उनको हम एक कंपेटेबल यानी रिसेप्टिव स्टिग्मा पे रखेंगे, लेकिन किस वाले को, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को, ताकि हम उनको आपस में फर्टिलाइजेशन कराए। या हम पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे पेट्री डिश में जैसे वीट, कॉटन, या हम पेपर बैग्स में रखेंगे जैसे मेज, या हम फिर उनको अप्लाई करेंगे रिसेप्टिव स्टिग्मा से, लेकिन किसकी वजह से, हम केमल हेयर ब्रश ले लेंगे, या पेपर पीस ऑफ पेपर ले लेंगे, टूथपिक ले लेंगे, या फोर्सिप ले लेंगे, जहां पर हम इनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जो ही हमने क्रॉसिंग की उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको अब हार्वेस्ट करेंगे। ये हम साथ क्रॉसिंग गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे और स्टोर करेंगे F1 सीड्स को। क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग क्या करते हैं, क्रॉसड हेड्स या पॉड्स जो है जो डिज़ायरेबल प्लांट्स के, उनको हम हार्वेस्ट करेंगे। जब वो अपना कंप्लीट सूखेंगे फिर उनको थ्रेश करेंगे। थ्रेश करने के बाद, थ्रेशिंग के बाद हम उनसे सीड्स निकालेंगे, उनको हम प्रॉपरली स्टोर करेंगे और उनका ओरिजिनल टैग होगा। जब हमारे पास हार्वेस्टिंग भी हो गई, फिर हम क्या करेंगे, रेज करेंगे F1 जनरेशन, यानी कमिंग सीजन्स में हम स्टोर सीड्स को क्या करेंगे, उगाएंगे अलग अलग तरीकों पे, ताकि हम F1 जनरेशन्स को करेंगे क्रिएट, और फिर प्लांट्स जो F1 जनरेशन्स का, ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास प्रोजिनीज हो गई, किन की, क्रॉस सीड्स की, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स। उन्हीं को हमारे पास क्या
नाम दिया जाता है हाइब्रिड। सो इन दिस क्लास मैंने किसके बारे में बात की, मैंने शुरुआत सबसे पहले की किसके बारे में, हाइब्रिड किसको कहते हैं, यानी जो भी इंडिविजुअल हमने प्रोड्यूस किया किससे, क्रॉस, जब हमने दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस किया उसको हाइब्रिड कहते हैं। और हाइब्रिड बनाने की फॉर्मेशन यानी हाइब्रिड की फॉर्मेशन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके हमारे पास अलग ऑब्जेक्टिव्स है, इसके पास हमने टाइप्स पढ़े और इसके बाकायदा हमने क्या किया, प्रोसीजर पढ़ा। और प्रोसीजर में हमारे पास कितने टाइप्स है इसके, हमारे पास टोटल 7 थे। यानी सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया पेरेंट्स को, उसके बाद उनको सेल्फ पॉलिनेशन की, उसके बाद हमने इमेस्कुलेशन की, और इमेस्कुलेशन के अंदर क्या मेथडोलॉजीज हमें इस्तेमाल करने हैं वो भी किए। उसके बाद हमने बैगिंग की, उसके बाद हमने टैगिंग की, उसके बाद उनको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमारे पास उनको हार्वेस्ट किया और स्टोर किया, और उसके बाद लास्ट में हमने रेज की F1 जनरेशन्स। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी, और समझ आने के बाद अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट हो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। टिल देन,